नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड सरकार में मंत्री पद से प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली में बीजेपी आलाकमान और वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा जारी है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में 2022 में जब भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में आई थी तो पुष्कर सिंह धामी सहित कुल 9 मंत्रियों ने शपथ ली और इस बीच संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। अप्रैल 2023 में समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या घटकर 8 रह गई है। अब ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से सिर्फ 7 मंत्री रह गए हैं। 5 मंत्री जो है वो धामी कैबिनेट और सम्मिलित होने हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि धामी दिल्ली के दौरे के दौरान बीजेपी आलाकमान के साथ नए मंत्रियों के नाम पर चर्चा करेंगे और संभवतः इसी हफ्ते नए मंत्रियों के नाम सामने आ सकते हैं। और देखिए, आपको बताते चले कि कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है। हाईकमान से बात करेंगे और बातचीत के बाद से ये पता चलेगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को जगह दी जाएगी, किन मंत्रियों को कौन से विभाग दिए जाएंगे। और ऐसे में लगातार इस पर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। अब देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से अब मंत्रियों की जो संख्या है वो महज 7 रह गई है। इससे पहले 8 थी, लेकिन अब मंत्रिमंडल के विस्तार की आवश्यकता ज्यादा पड़ गई है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और अब हाईकमान के बाद से यह फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्रियों को जगह दी जाएगी। फिलहाल ये 1 हफ्ते में साफ हो जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार मंत्रिमंडल के विस्तार में किन किन मंत्रियों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। आपको बताते चले कि प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान के बाद इस्तीफे की मांग जोर पकड़ लिया, जिसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया। अब मंत्रिमंडल के विस्तार की आवश्यकता ज्यादा पड़ गई है क्योंकि अब मंत्रियों की संख्या कम हो गई है, महज 7 ये संख्या रह गई है, जिसके बाद अब 5 मंत्रिमंडल के नामों को शामिल करना है मंत्रिमंडल में, जिसके बाद से लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और हाईकमान के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं। इसके बाद 1 हफ्ते के अंदर साफ हो जाएगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार में किन किन मंत्रियों को जगह दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि श्री हरिश्चंद्र गुरुचाद मंदिर दिनेशपुर में आगामी महाबरुनी स्नान महोत्सव का लेकर राम मंदिर के मठाधीश विवेकानंद महाराज जी के आह्वान पर आयोजन समिति का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से वार्ड नंबर 2 के नगर पंचायत के सभासद नित्यानंद मंडल को अध्यक्ष मनोनीत किया गया और नगर पंचायत के अध्यक्ष के प्रतिनिधि कांवल सिंह ने कहा कि मंदिर पूजा पाठ में कभी भी राजनीतिक नहीं बल्कि आनी चाहिए। महाबरुनी प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु दिनेशपुर पहुंचते हैं, पर आस्था को कुछ लोगों ने कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। और देखिए, मठाधीश के आह्वान पर गठन किया गया है, जिसके बाद से अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर आयोजन समिति का गठन होगा, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ महाबरुनी स्नान महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और देखिए, तमाम लोगों ने यहां पर शिरकत की, जहां मठाधीश के आह्वान पर यह गठन किया गया है और यहां पर काफी लोग यहां पर मौजूद हैं, जहां पर आयोजन समिति का गठन होना है। और इसी के साथ साथ यहां पर देखिए, लोगों की जो मौजूदगी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां मठाधीश के आह्वान पर यह गठन किया गया था, जहां मठाधीश ने आह्वान किया, जिसके बाद अब गठन की जो चर्चा है वो जोर होती हुई नजर आ रही है। आयोजन समिति का गठन किया जाएगा। आज सर्वसम्मति से मुझे इस उत्सव कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आगामी आने में महाबरुनी के लिए। देखिए, हरि मंदिर जो हमारा है ये हमारे बंगाली समाज दिनेशपुर का एक धरोहर है, इससे हमारी पहचान है। ठीक है, देश विदेश कई जगह से लोग आते हैं, यहाँ पर अनेक लोग आते हैं, बड़े धूमधाम से उत्सव बनता है। ठीक है, बीते कई वर्षों से थोड़ी इस उत्सव में थोड़ी सी हल्की सी जो खटास आई है, कोशिश करूंगा कि उस खटास को दूर करेंगे। सबको साथ लेके, सारे हरि भक्तों को साथ लेके हम लोग इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। आज बहुत खुशी का दिन है। जितना भी यहाँ पे हमारा मीडियाकर्मी है, जिन्होंने के माध्यम से पूरा भारत वर्ष में दिखेगा कि पहला बाबा जी रहते हुए जैसे जिस प्रकार सभी भक्त को लेके महाबरुनी स्नान हुआ,
सारा भारत से विश्व से भक्त आते थे। इस बार हमारा जो चेयरमैन एवं नौ प्रसाद है, सभी युवा शक्ति सामने आके सबको लेके जो उत्सव कमेटी बनाया, इसीलिए चेयरमैन को एवं नौ प्रसाद को एवं सभी युवा को धन्यवाद देते हैं। ये मैटर कोई ज़्यादा मैटर नहीं था, इस मैटर को महा मैटर बना दिया गया था। आज बाबा जी की अपनी उपस्थिति में हमारे सभासदगण, हमारे हिमांशु भाई, त्रिनाथ भाई और शिव कुमार जी और विश्वजीत जी मंडल, सारे बाबा जी 9 सभासद आए हैं। इस मेले को बहारौनी मेला जो बाबा गोपाल जी का था, धूमधाम से मनाया जाएगा, मन मुटाव नहीं रखा जाएगा। अब उनके पास भी हम जाएंगे, उनको भी साथ लेके चलेंगे। इतना सुंदर महाबरौनी मेला बनाया जाएगा, जो पहले गोपाल बाबा जी के टाइम होता था वैसे ही होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बहुत ही सौभाग्य है, इस मंदिर से, इस बैठक से एक अच्छा मैसेज क्षेत्र को जा रहे हैं। जब भी पहले बैठे हैं तो कुछ न कुछ विवाद हुआ है, तो मैं हमारे दादा को धन्यवाद करता हूँ, हमारे कावल चेयरमैन जी को, हिमांशु जी को, और हमारे जो नव निर्वाचित 9 हमारे जो पार्षद दिनेशपुर से, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि उनके एक साथ एकजुटता के साथ इस बैठक में उन्होंने हमारे ये जो मेला कमेटी, उत्सव कमेटी, उनके माध्यम से अध्यक्ष चुना गया है। श्री जी हमारे जो इस समय वर्तमान में जो मठाधीश क्या नाम संघाधिपति है शांतनु ठाकुर जी है, वो केंद्रीय राज्य मंत्री है। उनके पास भी हमने इस पीड़ा को रखा, उन्होंने भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा ये संपत्ति किसी व्यक्तिगत नाम पे नहीं जानी चाहिए, और हमारा लड़ाई जो है ये संपत्ति को लेके लड़ाई है, ये व्यक्तिगत ना जाए, सार्वजनिक सम्मति के नाम पे रहे। और बाबा गोपाल महाराज भी हमें भी एक वसीयत बाइलॉज में उन्होंने लिखित दिया कि मेरा मृत्यु के उपरांत जो भी चल संपत्ति है हरिद्वार प्लस दिनेशपुर में, ये मोतुआ सेवा समिति के तत्वावधान में अध्यक्ष और सचिव के तत्वावधान में देखरेख में रहेगा। और वही कृषक, बागवानी और राव उद्यमी संगठन के महासचिव दीपक आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे, जहां सीएआर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्था अल्मोड़ा के आला अधिकारी पर मजदूरों के अभद्रता का आरोप था। मजदूरों को कार्य से ब्रेक दिए जाने के विरोध में अनुसंधान संस्थान में आंदोलन को लेकर रात समर्थन दिया, जिसके बाद इस आंदोलन की और अधिक तेज होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अल्मोड़ा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कृषक, बागवानी की और उद्यमी संगठन का समर्थन, जहां पर महासचिव दीपक आंदोलन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही आलाधिकारी पर अभद्रता का आरोप भी देखिए यहां पर लगा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कृषक, उद्यमी और संगठन का लगातार ये समर्थन मिल रहा है। महासचिव दीपक आंदोलन का भी यहां पर समर्थन मिल रहा है। वो आंदोलन को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी आंदोलन किए जा रहे हैं वो सार्थक हो। इस पर कृषक, उद्यमी संगठन का समर्थन कर रहे तमाम लोग इस आंदोलन के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं और इस आंदोलन को हवा देते हुए नजर आ रहे हैं। महासचिव दीपक आंदोलन का भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और आलाधिकारी पर अभद्रता का यहां पर आरोप लगाया गया है, जिसके बाद से अब जो गुस्सा है, रोष है, अब वो जमीन पर आकर उतर गया है। लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। थराली विधानसभा के कुलिंग गांव के आपदा प्रभावितों को सरकार ने वर्ष 2018 में स्थानीय प्रशासन की मदद से बताते चले कि दितना राजस्व ग्राम में विस्थापित किया था, और वहीं लेकिन दिदना गांव अभी तक भी यातायात सुविधा से वंचित होने की वजह से अभी भी विस्थापित परिवारों का पूर्ण रूप से विस्थापन नहीं हो पाया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने दिदना को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। हम लोग चुनाव का बहिष्कार इसलिए करना चाहते हैं कि 2008 में जो है दिदना कुलिंग मोटर मार्ग जो है स्वीकृत हुआ था, और तब से आज तक जो है वहां पर जो है किसी प्रकार की यातायात की सुविधाएं नहीं है। दूसरा, 2018 में जो है वहां पर आपदा आई थी। शासन प्रशासन सरकार ने जो है वहां पे जो है पूर्ण तरीके से जो है गांव वालों का जो है विस्थापन करा, लेकिन आज तक वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सड़क नहीं है,
वहां पर हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, वहां पर जो विद्यालयों की सुविधा नहीं है। जो विस्थापित बच्चे हैं आज भी जो है हमें इतनी बड़ी दिक्कत है कि हम लोग जो है बरसात के टाइम पर जो है कैसे उन बच्चों को वहां पर विद्यालय में पढ़ाएं, कैसे हम अपने बच्चों को जो है वहां पर शिक्षा दें। तो मैं जो हमारा गांव जो है 2018 में विस्थापित सरकार द्वारा शासन प्रधान दीदीनाथ नाम स्थान में किया गया है। हिंदुस्तान का शायद पहला गांव है जो कि प्लेन में विस्थापन होने के बाद पहाड़ में गया। कोई भी ऐसी जगह है जहां आजकल के आधुनिक सुविधाओं से दीन है, न वहां यातायात के साधन थे, न वहां बिजली है, न बच्चों के स्कूल हैं, सभी कुछ है। पिछले 18 साल से हम रोड की मांग कर रहे हैं वहां, जबकि रोड स्वीकृत है, पैसा भी उसके लिए स्वीकृत है, क्षतिपूर्ति भूमि हमने वहां विभागों को दे दी है, लेकिन वो जो है रोड का काम शुरू नहीं हो रहा है, जिससे कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग वृद्ध महिलाएं बच्चों के लिए आने जाने में दिक्कत हो रही है। गांव जो है बिल्कुल उसके कागार पर है, सारा लैंडस्लाइड होकर करके कभी भूगोल जो क्षेत्र है यहाँ कभी भी कोई दुर्घटना लोगों के साथ घट सकती है। लालकुआं हल्द्वानी फायर सीजन को देखते हुए तराई पूर्वी वन प्रभाग पूरी तरह से अलर्ट है। इस बार बारिश कम होने की वजह से आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसको रोकने के लिए तराई पूर्वी वन प्रभाग डिवीजन ने पूरी तैयारियां कर ली है। डिवीजन को 2 ब्लॉकों में बांटा गया है, जिसमें फायर वॉचरों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा आग पर कड़ी निगरानी रखने के लिए रेंज स्तर पर विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इधर अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तराई पूर्वी वन प्रभाग डिवीजन गौला के उप प्रभागीय वनाधिकारी अनिल कुमार जोशी ने बताया कि 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन रहता है तथा वनाग्नि को लेकर वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा के तहत तराईपुरी वन विभाग इस बार काफी सजग है और इस बार तराईपुरी वन विभाग के द्वारा 2 ब्लॉक स्तरीय गोष्ठियां कराई गई हैं। हर सब डिवीजन में ब्लॉक स्तरीय गोष्ठियां हुई हैं। इसके अलावा हर रेंज में फायर ड्रिल हुई है और समस्त वन कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है और वाचर 15 फरवरी से वन विभाग के द्वारा समस्त रेंजों में तैनात कर दिए गए हैं। तो वन विभाग काफी सतर्क है और लगातार कंट्रोल बर्निंग के कार्य भी चल रहे हैं और सुरक्षा संबंधी समस्त कार्य चल रहे हैं। तो वन विभाग की तैयारियां अच्छी हैं। उम्मीद है कि इस बार कम से कम आग लगे और वन विभाग बहुत जल्दी से जल्दी, अगर कहीं आग लगती है तो ऐसी स्थिति में बहुत जल्दी दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके। हाँ, चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार के पास पर्याप्त संख्या में आपको बताते चले कि यहां पर एमबीबीएस चिकित्सक उपलब्ध है। ऐसे में अब सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने को लेकर तैयारी कर रही है और इसके लिए राज्य सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम की संख्या बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जब राजकीय कॉलेजों से ही विशेषज्ञों और चिकित्सक राज्य को मिलेंगे तो फिर हमारे दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों में जहां इनकी जरूरत है वहां आसानी से उपलब्धता हो सकेगी। देखिए, जो है रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में जहां तक चिकित्सालय की बात है वहां पे 500 बेड हमारे तैयार हो चुके हैं और मेडिकल कॉलेज जहां पर जो है पढ़ाई होती है, हमारे लैब होते हैं, जहां पे छात्रावास है, जहां पे जो है लाइब्रेरी होती है, वो वाला परिसर जो है हमारा थोड़ा सा पीछे चल रहा था। लगभग 40% जो है करीब करीब जो है निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुझे लगता है 2025 में हम जो है आवेदन कर लेंगे और मुझे लगता है कि 1 वर्ष में जो है लगता है कि जो है हमारे जो उत्तराखंड राज्य के जो भी जो है मेडिकल के सेक्टर में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का जिनका सपना है, उनको और भी अधिक अवसर मिल सकेंगे। खबर रामनगर से है, जहां पर जंगल के पहरेदारों और लकड़ी ठेकेदारों की मिलीभगत से लाखों रुपए की लकड़ी की तस्करी का बड़ा खेल सामने आया है। दरअसल भंडार पानी की ओर से एक ट्रक साल और सागौन की लकड़ी से भरा हुआ रामनगर कोसी पुल की ओर से बढ़ा रहा है। इस ट्रक को वन निगम जाना था, लेकिन ये ट्रक वन निगम की बजाय भवानीगंज की ओर मुड़ गया। भवानीगंज में यह पुरानी कोसी रोड कुष्ठ आश्रम के सामने स्थित गुप्ता की आरा मशीन के अंदर घुस गया, जिससे कि यह साफ हो गया है कि लकड़ी की गैर कानूनी निकासी की गई है। इसकी सूचना रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ
दिकनाथ नायक को दी। वही डीएफओ दिकनाथ नायक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तस्करी में लिप्त ट्रक को नया साल के साथ पकड़ लिया। तो वही डीएफओ ने यह भी कहा है कि टेढ़ा और बैराज वन चौकी के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएफओ दिकनाथ नायक ने इस मामले में गहन जांच का आदेश दिया है और सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। को सूचना मिलने पे हमने एक गाड़ी को सीज कर लिया। उस गाड़ी को जांच करने के उपरांत ये पता चला कि जो उसका ट्रांजिट परमिट था वो 2.75 घन मीटर का था। जो हमारे नीलामी होती है, नीलामी में जो मिलता है ठेकेदार को, जो 2.75 घन मीटर का ट्रांजिट परमिट था। लेकिन जो माल सीज करने के बाद उसको जब जांच किए तो उसमें लगभग 1.75 घन मीटर ज्यादा निकल के आया। तो उस कारण उस गाड़ी को सीज कर दिया गया है और एसटी केस जारी कर दिया गया है। और हमारे जैसे भी अभी उसका जांच भी हमने एसडीओ को दे दिया है। राजधानी देहरादून में नगर निगम के हाउस टैक्स के काफी बकायेदार हैं, जिन पर लाखों रुपए बकाया है, लेकिन जमा करने का नाम नहीं ले रहे हैं और ऐसे लोगों पर अब नगर निगम कार्रवाई करने की तैयारी में जुटा हुआ है। नवनियुक्त मेयर सौरभ थापलियाल ने बताया है कि ऐसे हाउस टैक्स बकायेदारों के लिए हमारे द्वारा एक व्हाट्सएप अभियान चलाया गया है, जिसके माध्यम से वह अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। और अभी तक देखा जाए तो 55 लाख से भी अधिक हाउस टैक्स व्हाट्सएप के माध्यम से नगर निगम को मिला है। और इसके साथ ही उन्होंने बकायेदारों से अपील की है कि जल्द से जल्द अपना बकाया हाउस टैक्स जमा कर दें। बिल्कुल निश्चित तौर पे हमने एक इसके लिए स्कीम भी चलाई थी कि हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, और जो हमारे बकायेदार हैं वो लोग, उनको भी आने की लाइन में लगने की आवश्यकता ना पड़े। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उनका उसका उपयोग करते हुए अपना बकाया जो राशि है वो दे सकें। तो उसका अच्छा वो भी रहा, रिजल्ट अच्छा रहा। 55 लाख रुपए लगभग हम इसमें, इससे ज्यादा हम लोगों के पास जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ही इसमें आ गया है। रुद्रपुर में बीजेपी के पार्षद पर एक युवती ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और साथ ही नाबालिग किशोरी से भी बीजेपी पार्षद पर शराब पिलाकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। युवती ने ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच की शुरू कर दी है। तो बीजेपी पार्षद पर देखिए आरोप लगाया गया है, युवती के साथ छेड़छाड़ का ये बड़ा आरोप लगाया गया है, जहां अब मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद से इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच बीजेपी पार्षद पर युवती के साथ छेड़छाड़ करने का ये बड़ा आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि शराब पिलाकर देखिए यहां पर छेड़छाड़ की गई है और ऐसे में ये आरोप निराधार है या फिर सत्य साबित होता है, इसके लिए लगातार पुलिस अब छानबीन में जुट गई है। और वही प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोटद्वार के ब्रास्टनगंज में स्थित अवैध मदरसे को भी स्थानीय प्रशासन ने सीज कर दिया है। कोटद्वार ने एसडीएम सोहन लाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि विभिन्न विभागों की टीम के साथ जब कोटद्वार के ग्रांस्टनगंज स्थित मदरसे का निरीक्षण किया गया तो जांच के दौरान यह अवैध पाया गया, जिसको सील कर दिया गया है। मैं पहले भी आपसे कुछ पूछा था, जिसमें गार्शनगंज में जो एक मदरसा हमें ऐसा संचालित हो रहा पाया गया है, जिसमें उनका पंजीकरण नहीं था, तो पंजीकरण न होने के कारण उसको जो है तत्काल प्रभाव से जो है सील कर दिया गया है। जी, इसमें और कौन कौन से विभाग शामिल थे, किस तरह से? इसमें हमारे साथ में जो है पुलिस विभाग सीओ साहब थे, साथ ही समाज कल्याण विभाग से थे और बीओ साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो सभी विभागों ने जो है संयुक्त रूप से जो है कार्रवाई की है। इसके अलावा अभी जो है जांच इसमें चल रही है। यदि इस तरह से कोई बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पंजीकरण के जो है कोई भी मदरसा संचालित किया पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी।
और विदेश में वाहन चलाने के लिए भारतीयों में भी क्रेज बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2024 में जहां हल्द्वानी परिवहन विभाग संभाग अंतर्गत नैनीताल और उधम सिंह नगर के साथ साथ चंपावत जनपद के लोगों ने विदेश में वाहन चलाने के लिए 414 इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाया है, जिसमें 52 महिलाएं भी शामिल है और इनमें से अधिकतर लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जाते रहते हैं। संभागीय परिवहन हल्द्वानी के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाने वाले उधम सिंह नगर के लोग शामिल हैं, जिसमें काशीपुर आरटीओ कार्यालय से 124, रुद्रपुर आरटीओ कार्यालय में 139, जबकि हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय से 121, टनकपुर आरटीओ कार्यालय में 28 इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए हैं। तो वहीं इस वर्ष 2025 में जनवरी से फरवरी माह तक 14 लोगों इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो परिवहन.gov.in जो भारत सरकार की साइट है उस पर जाएं। उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां का वीजा चाहिए होता है, अगर ऑन अराइवल वीजा है तो वो मेंशन करना पड़ता है, और एक फॉर्म 1A होता है जिसमें किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से एक मेडिकल चाहिए होता है, और आपका लाइसेंस जो है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वो वैलिड होना चाहिए, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 साल की होती है। और अभी अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 156 लाइसेंस बने हैं, जिसमें से 121 जो हैं वो मेल्स के बने हैं और बाकी जो है फीमेल्स के बने हैं। ज़्यादातर ट्रेंड जो देखा जाता है वो हमारा जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन कंट्रीज़ में लोग काफ़ी जाते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट का वहाँ पर उनको जॉब भी मिलता है, या खुद अगर आप टूरिज्म के लिए भी जा रहे हो तो हमारा जो 1 साल का जो वैलिडिटी होता है इस लाइसेंस का, इस लाइसेंस के बेस पे आप वहाँ पर गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हो। और आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून के रायपुर क्षेत्र में जनसेवा केंद्र में हुई 11 मार्च को डकैती का देहरादून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। डकैती में शामिल हुए तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपियों के पास से 35,000 रुपए नकद, 315 बोर देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस समेत चोरी की स्कूटी बरामद की गई है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी है। एक कम्युनिटी सेंटर है जहां सामुदायिक के, जहां पर जो है करीब जो है 4 बजे के करीब लूट की सूचना प्राप्त हुई थी, और जहां पर जब टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया गया वहां पर 3 लोग द्वारा जो है अंदर घुसकर तमंचा दिखाकर जो है लूट की वारदात को किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने नकाब पहन रखी थी, उस समय कोई आइडेंटिटी उनकी नहीं पता चल पाई थी। इसमें जो वादी है श्री अरुण पाल जी, इनके द्वारा जो उस समय तहरीर दी गई थी, तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस और अन्य जानकारी के बाद पता चला कि उसमें जो स्कूटी का प्रयोग हुआ था वो भी जो है लक्ष्मीबाग क्षेत्र से जो उनके वादी है उनके द्वारा 3 बजे शाम को पता चला दोपहर में, क्योंकि गाड़ी मिसिंग है, तब उनके द्वारा शिकायत दी गई। तब तक हमारी टीम ने स्कूटी के आधार पर उनको ट्रेस किया तो ये सब जानकारी मिल पाई, जिसमें लक्ष्मीबाग में भी स्कूटी चोरी का मुकदमा दर्ज है। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है तो वही लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जयराम आश्रम से त्रिवेणी घाट चौक और देहरादून तिराहा से चंद्रभागा तक जाम लगता है। ऋषिकेश के स्थानीय निवासियों के साथ साथ पर्यटकों को भी इस जाम से जूझना पड़ रहा है। कोई जगह तो नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े रहते हैं। और वही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर आपको बता दें कि दुकान के बाहर सो रहे बाबा पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ दिन पहले रात को दुकान के बाहर सो रहे एक बेघर बाबा पर जानलेवा हमला हुआ है, जहां पर जिसकी सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। मामले का संज्ञान पुलिस ने लिया है और कार्रवाई की है। हल्द्वानी के मछली बाजार स्थित नाले में सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव की स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि वह काफी पुराना हो सकता है। मृतक की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष बीच बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं सीओ नितिन लोहनी ने जानकारी साझा की है। गांधीनगर में नाले के पास बॉडी बरामद हुई है
इसमें जो मैगेट्स डेवलपमेंट हुआ है बॉडी पे, उसी के बेस पे डिटरमाइन हो सकता है। जो फॉरेंसिक हमारे एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं उनके थ्रू पता चल सकता है कि इसमें कितने दिन पुरानी बॉडी, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बीच में ठंड का टाइम भी था, तो कितनी पुरानी है, डिकम्पोजिशन रेट क्या है, वो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए अभी पंचायतनामा और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, बॉडी को मॉर्चरी में रखी गई है। देखिए अभी उसके साथ उसके पास से जो भी चीजें बरामद हुई उन्हीं के आधार पर डिड्यूस हो पाएगा कि वो कौन है, क्या है, उसके परिवार के बारे में डिटेल्स पता चल पाएंगे। आदर्श औद्योगिक स्वायत्ता सहकारिता समिति डोईवाला के तत्वाधान में ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड को लेकर बाइक रैली को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आदर्श संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी ने बताया कि रौतेली पुरस्कार से सम्मानित आदर्श संस्था सामाजिक और रचनात्मक क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ड्रग मुक्त उत्तराखंड को लेकर रवे अभियान चलाया जा रहा है और इससे पूर्व स्काउट गाइड विभाग के साथ पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया गया था। इस मौके पर आदर्श संस्था के अध्यक्ष हरीश कोठारी, अध्यक्ष वंडर्स सिद्धार्थ वासन सहित कई लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।